हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमैटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। सो दोस्तों, हम लोग ने अभी तक फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट कर लिया था। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग ने कुछ राइट्स के बारे में भी बात की थी, जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट आर्टिकल, जस्ट अ सेकंड, ये पेन कुछ ज्यादा ही, वी हैव टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 14, 15। अब आर्टिकल 14 एंड 15 में हम लोग ने पूरी तरीके से इसको ओवर कर लिया है एंड डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में भी आ गया होगा। रीजन बीइंग, मैंने इसको एकदम क्रिस्प, एकदम बेस से स्टार्ट किया है एंड बेस से स्टार्ट करके मैंने पूरी तरीके से आपको आर्टिकल 15 और 14 जो है वो एक्सप्लेन किया है। नाउ वील बी स्टार्टिंग विद आवर टुडेज टॉपिक, जिसका नाम है आर्टिकल 16, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। एक्चुअली में ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल है। रीजन बीइंग है किस चीज पे? ये सरकारी नौकरी, जिसके लिए हम और आप यहाँ पे ये लेक्चर्स कर रहे हैं, राइट? तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि इसमें जो चीजें आई हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हैं, राइट? किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सही चीज है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही आर्टिकल गलत हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन केस ऑफ योर एग्जामिनेशन, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस के हिसाब से। ये जो आर्टिकल है, इसको समझना, और ट्रस्ट मी, सब लोग इसको समझ भी नहीं पाते। आई मीन टू से कि ये बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो लिखा है सिर्फ उतना पढ़ लिया एंड यू आर डन विद इट, ऐसा नहीं है। इट इज अ टॉपिक जिसमें आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर अपना आर्टिकल, दैट इज व्हाट? आर्टिकल 16। This is based upon what? This is based upon सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी। अब इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट इज दिस? मैं आपको बताता हूँ। जो आर्टिकल अभी ये भी है, इसके भी कुछ सब आर्टिकल्स हैं। जैसे मैंने आपको आर्टिकल 15 में दिखाया था, 15 1 2 3 4 कुछ ऐसे टाइप से, उसी तरीके से इसमें भी है। होता क्या है ना, देखिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो है हमारा, वो क्या कहता है? अब डोंट गो ऑन माई राइटिंग अगेन एंड अगेन, मैं बार बार इस चीज को आप लोग को बताता रहता हूँ। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 हमारा क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट? मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं बस आपको डिक्टेट कर दे रहा हूं। इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स, राइट? अब ये जो आर्टिकल है, ये सिटीजन के लिए है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन of citizen in, okay, just a second, in all section of citizen in public employment। अब इसने क्या बोला? इसने सिंपली बोल दिया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सबको बराबर ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि क्या ये बात सही है? मतलब अभी भी आई विल बी आस्किंग यू, बिकॉज बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं इसको लेके। आर यू गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी? सर, आर यू गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी? कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी? तो मुझे नहीं लगता है कि है। अब एग्जांपल लीजिए, हो सकता है मेरे फादर जो है वो कभी स्कूल गए ही नहीं है, एंड यू बिलोंग टू आईएएस ऑफिसर्स फैमिली। आप बिलोंग कर रहे हो आईएएस की फैमिली से, अब मेरे फादर साहब कभी स्कूल ही नहीं गए। विल द एजुकेशन बी सेम? या आपकी जो अपब्रिंगिंग होगी, दैट विल बी सेम फॉर मी? वी आर इक्वल? आर वी इक्वल? एक्चुअली में क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या हम लोग इक्वल हैं यहाँ पे? आपके फादर साहब आईएएस ऑफिसर हैं, मेरे फादर साहब कभी स्कूल नहीं गए, मैं कभी स्कूल नहीं गया। यू आर स्टडिंग इन वन ऑफ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट स्कूल ऑफ योर कंट्री, ऐसा कुछ है। अगर आप अपने स्टेट या अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो और मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, तो आर वी सेम? हम लोग को क्या सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में? सर नहीं, डेफिनेटली नॉट, नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मिल रही है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ, वी आर गेटिंग, आई मीन टू से, आई एम गेटिंग दिस इक्वल अपॉर्चुनिटी, I am getting this equal opportunity wala thing. I am getting equal opportunity with the help of what? With the help of reservation.
रिजर्वेशन के हेल्प से, रिजर्वेशन के हेल्प से मैं क्या पा जा रहा हूं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से सी ना, आपने अपना जो एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छे स्कूल से किया, बट मैंने पढ़ाई ही नहीं की, मैं उतना पढ़ा ही नहीं, मैंने वो नॉर्मल स्कूल जो बहुत ही वैसा स्कूल सा है उस टाइप से की, अब हमारी एजुकेशन ही इक्वल नहीं हुई है। और एग्जाम रख दिया इंग्लिश का, इंग्लिश में मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, रीजन बीइंग माय आई वाज नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश शुरू से, तो इसमें क्या होगा, देर देर विल बी नो अपॉर्चुनिटी फॉर मी ओनली, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहेगी, राइट। उस अपॉर्चुनिटी को कंपनसेट करने के लिए, जो मेरे लिए नहीं थी उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे क्या दिया गया, मुझे दिया गया रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन से क्या हुआ कि जो कट ऑफ आपके लिए 70 थी वो मेरे लिए रख दी गई 60 और 40 या 70 से कम, अब मैं 40 पे पास हो जाऊंगा, आपको 70 लाने, रीजन बीइंग आपकी एजुकेशन भी अच्छी हुई थी, यू वर बिलोंगिंग टू एन आईएएस ऑफिसर फैमिली, तो जो चीजें थी वो आपके लिए ज्यादा बेटर थी, इस वजह से वो रिजर्वेशन जो है वो मुझे मिला है, राइट। So with the help of this reservation, I am getting what? I am getting equal opportunity कहाँ पे? Public employment में, right? This is a thing. ये जो है ये हमें मिल गया। अब एग्जाम्पल ले लो, आपका ही एग्जाम है, आपका ही एग्जाम है, 100 रुपए की एक रकम है, 100 रुपीज, बहुत नॉमिनल सा आज की डेट में ये रकम है, बट इमेजिन ये जो 100 रुपीज है ये भी फीमेल के लिए ऑफ है। एंड द रीजन, व्हाट इज द रीजन कि ये जो 100 रुपीज आपकी फीस होती है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होती है 100 रुपीज, ये फीमेल के लिए जो है ये ऑफ है। वाई इट इज ऑफ? रीजन बीइंग इज क्योंकि ये जो 100 रुपीज है ना, ये जो 100 रुपीज है, अभी आप लोग को तो लग रहा होगा कि इट इज वेरी मच नॉर्मल आज की डेट में 100 रुपए, लेकिन फॉर सम वुमेन्स इट मे बी अ वेरी बिग अमाउंट। कई बार ऐसा होता है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम उनके पास वो 100 रुपीज भी नहीं होते हैं। Definitely, it can be a case with a guy also, guy in the sense लड़का also, but the thing is कि यहाँ पे अभी फीमेल के लिए वेव ऑफ किया गया है एंड कहा गया कि प्लीज यू डोंट गिव अस 100 रुपीज, यू जस्ट टेक अ अपॉर्चुनिटी टू गिव अ एग्जाम। यहाँ पे एग्जाम निकालना और उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एज आई एम गेटिंग, एज द अदर पर्सन इज गेटिंग, एज द थर्ड पर्सन इज गेटिंग, दिस इज अ थिंग, राइट। इस तरीके से चीजें हो रही हैं। The thing is, with this example, you can see UPSC is also setting कि you are also getting equal opportunity in the case of public employment, right? In the case of public employment. So this was your particular Article 16 Clause 1. Hope आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो, मे बी यहाँ पे नहीं, लेकिन रूरल एरिया जो होते हैं या ट्राइबल्स एरिया जो बहुत ज्यादा पिछड़े एरियाज हैं आज भी हैं, वहां पे मे बी दिस फीस वुड बी अ वेरी गुड अमाउंट फॉर देम, राइट। बहुत ऐसा अमाउंट होता है, मैं कहीं की केस स्टडी देख रहा था, वहां पे आई वाज वाचिंग अ केस स्टडी, वहां पे आई सॉ दैट देयर वाज अ फैमिली ऑफ 4 एंड दैट पर्सन वाज अर्निंग ओनली 120 रुपीज, दैट मींस 30 रुपीज ईच फॉर वन पर्सन पर डे। तो इमेजिन कि उनके लिए वो 100 रुपए जो है वो एक दिन का उनका प्रॉपर खाना पीना हो सकता है उसमें, राइट। वो उसमें, और उसमें उनको सेविंग भी करनी है। ही इज अर्निंग ओनली 120 रुपीज, ओनली 120 रुपीज। तो ये जो अमाउंट है ये मे बी आपको, मेरे लिए, बहुत लोगों के लिए, बहुत चंक ऑफ पीपल के लिए दिस इज अ वेरी मच दैट अमाउंट की ये पकड़ 100 रुपए, राइट। बट दिस 100 रुपीज कैन बी अ वेरी गुड अमाउंट फॉर अ पर्सन जो रूरल एरिया में है, जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। मे बी कोई एक बंदा भी, कोई एक, कहने का सिंपल मीनिंग है कोई भी एक पर्सन अगर ये 100 रुपए की वजह से अपना एग्जाम नहीं दे पा रहा है, सो इट इज अ फेलियर ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 1। और ये ज्यादातर किसके साथ होता है, ये ज्यादातर हमें फीमेल्स के साथ देखने के लिए ज्यादा मिलता है, राइट। मेल्स के साथ मतलब, अगर अब मैं यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसे हम लोग कहते हैं, राइट, देखने के लिए ज्यादा यही मिलता है कि फीमेल्स के ऊपर ज्यादा बंदिशें हैं, या ज्यादा आपके कह सकते हो आप, अब आज की डेट में तो मैं नहीं बोलूंगा, उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली इन सम एरियाज यू कैन सी कि सप्रेस किया जाता है इन सबको, राइट। तो फीमेल का वेव ऑफ करना 100 रुपीज कैन बी अ लिटिल बिट लॉजिकल देन वेविंग ऑफ मेल्स का। नॉट इन कंट्रोवर्सी, नॉट इन कंट्रोवर्सी, डेफिनेटली नॉट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेल्स अरेंज कर ही सकते हैं, बट येस डेफिनेटली दे कैन। बट कुछ एरियाज, मेरा सिंपल कहने का मतलब ये कि ये आप अगर मेजोरिटी के साथ ले जाओगे तो डेफिनेटली इट विल फेल। बट थिंक लाइक दिस कि अगर एक इंसान भी, एक फीमेल भी अगर इस 100 रुपए की वजह से, अगर किसी भी एक फीमेल का
एग्जाम छूट गया तो दैट इज अ फेलियर ऑफ दिस, ये बड़ा फेलियर होगा ना। हमने बताया, मैंने आपको एक शायद मैंने आपको बताया भी था, या आई गेस आई हैव टॉट दिस इन ऑफलाइन क्लास। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आर आर पर्टिकुलर जो अपना जो वो है ना, न्याय न्याय प्रक्रिया, या जैसे आप कह सकते हो जस्टिस, जो हमारे यहाँ लीगल सिस्टम है, उसमें सिंपली एक लॉजिक फॉलो होता है। जो इनोसेंट है, जो इनोसेंट है उससे मतलब नहीं है। बट अगर ये सिंपल चीज है कि अगर कोई भी ऐसा है, गलत सजा किसी को ना हो, सिंपली मतलब ये है कि किसी को गलत सजा ना हो, राइट। सजा उसी को दी जाए जो इसने गलती की है। कोई एक भी ऐसा हो गया जिसको गलत सजा दे दी गई तो प्रॉब्लम है, उसमें कितने छूट रहे हैं उससे मतलब नहीं है, राइट। तो दिस इज अ थिंग हेयर ऑल्सो कि यहाँ पे किसके साथ क्या हो रहा है, बट एक भी छूटना नहीं चाहिए। कोई भी एक फीमेल इस वजह से नहीं रुकनी चाहिए कि भाई यार उसके पास पैसे नहीं थे फॉर दिस, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपना आर्टिकल 16 क्लॉज 1। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 16 क्लॉज 2 पे। अब सर एक बात बताइए मुझे, मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आपने ऐसा नोटिफिकेशन देखा, नोटिफिकेशन जो एग्जाम्स के नोटिफिकेशन होते हैं, जैसे यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन आता है, सब नोटिफिकेशंस आते हैं ना, कभी आपने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन देखा है कि दिस पर्टिकुलर जॉब इज ओपन टू ऑल बट पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश कैन नॉट अप्लाई टू दिस जॉब? कभी आपने ऐसा कुछ देखा है कि ये जो जॉब है ये सबके लिए ओपन है, लेकिन जो तमिलनाडु का है वो इसमें नहीं बैठ सकता? कभी भी कुछ ऐसा आपने देखा है? Ever have you seen this कि people from this particular place can not apply to this job and all it is open for all? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। रीजन इज बिकॉज ऐसा हुआ तो इट इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2। एंड व्हाट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 2? दैट इज योर, इट प्रोहिबिट्स स्टेट को क्या प्रोहिबिट करता है? फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग। भाई ये जो हमने बोला कि इट इज ओपन टू ऑल बट दिस पर्सन कैन नॉट अप्लाई, ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो हुआ। डिस्क्रिमिनेटिंग व्हाट? अगेंस्ट। अब ये चीज किसके लिए हो सकती है? सिटीजन्स के लिए ही हो सकती है, सिटीजन्स ओनली। क्या चीज? ऑन द ग्राउंड्स क्या होंगे? वही सेम आपके ग्राउंड्स क्या क्या होंगे? रेस, रिलीजन, कास्ट, राइट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस हो गया, रेजिडेंस, और डिसेंट। दिस इज अ थिंग जिसको हम लोग ने बात किया, और एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग ने बोला कि इट प्रोहिबिट्स स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। किसी भी सिटीजन के विरुद्ध आप ये चीज नहीं कर सकते हो ऑन द केस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड डिसेंट। अब सर एक देखिए, आप एक चीज समझिए, आपने कभी भी ये चीज नहीं नोटिस की होगी कि आपने कभी ये सुना है कि दिस जॉब इज ओपन टू ऑल बट सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी कैन नॉट अप्लाई, दिस इज डिसेंट, राइट। तो हुआ क्या ना एक्चुअली में, अब ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये दोनों वर्ड ही क्यों ऐड किए गए बाद में? वाई दे एडेड दिस रेजिडेंस एंड डिसेंट? ये जो डिसेंट्स है ये सब क्यों ऐड किया? इसका मतलब भाई आपका जो डिसेंट है, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये क्यों ऐड किया गया? रीजन भी क्योंकि उन्हें पता था, पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिसी इन द सेंस लॉ मेकर्स को हमारे पता था कि सर ये कभी ना कभी शायद ये आ सकता है। क्योंकि अभी भी आप देखते हो ना कितनी ज्यादा अभी भी लड़ाइयाँ होती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एग्जाम्पल मैं दूं तो पुजारी पे बहुत लड़ाई होती है, मतलब जो वो पंडित वाली जॉब होती है, सॉरी पंडित वाली जो जॉब होती है उस पर काफी ज्यादा लड़ाई होती है। जो मंदिर में पंडित बनेंगे वो कौन होंगे? दैट विल बी, अब इसके लिए डेफिनेटली इसके लिए यहाँ पे एक प्रावधान है कि आप दे सकते हो, सर्टेन जॉब्स विल बी फिक्स फॉर देम, है ना, ये चीजें हैं, मैं इसको भी आगे देखूंगा। तो द थिंग इज इस पे बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, लेकिन ये डिसेंट पे क्यों लेके आए? क्योंकि हमारे लॉ मेकर्स को पता था कि कभी ना कभी तुम ये लेके आ सकते हो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ये थे तो तुम ये चीज, ये जॉब नहीं कर सकते हो, इस पे आएगा। तो इसको इन्होंने यहाँ पे लाके खत्म ही कर दिया। आपने सुना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री ओनली
और वो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज इट्स स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, जिसको आप लोग पीसीएस करते हो ना, वहां पे भी ऐसा होता है, सर्विस कमीशन का वहां पे एग्जामिनेशन होता है, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पे एग्जामिनेशन करवाता है पीसीएस का। अब उस एग्जामिनेशन में देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग, वो आप एग्जाम ले सकते हो, वो एग्जाम आप दे सकते हो, वो एग्जाम आप दे सकते हो? नो सर, आप नहीं दे सकते हो। एंड रीजन इज नॉट दीज थिंग्स। वो आपको ऐसे कह के नहीं रोकेंगे कि सर आई एम, यू कैन नॉट गिव दिस पेपर बिकॉज यू हैव बिलोंग टू पर्टिकुलर रेस, यू हैव दिस रिलीजन, यू बिलोंग टू पर्टिकुलर कास्ट, या सेक्स आपका ये है, प्लेस ऑफ बर्थ ये है, रेजिडेंस या डिसेंस ये है, डिसेंट ये नहीं करेंगे वो लोग, वो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। बट इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, फिर भी आप वो पेपर नहीं दे सकते हो। और कौन सा ग्राउंड हो रहा है, और कौन सा ही ग्राउंड बच रहा है? कोई ग्राउंड तो नहीं बच रहा है, लगभग सब कुछ कवर्ड है इसमें भाई। रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और डिसेंट जो है, ये सब चीज तो कवर हो गया। अब आप वो एग्जाम क्यों नहीं दे सकते हो? रीजन इज, वो लोग पता है क्या करेंगे, इसके अलावा कोई और ग्राउंड देखेंगे, मतलब ग्राउंड अदर देन दिस, इनके अलावा कोई भी एक ग्राउंड होगा, उसके ऊपर बात होगी कि अगर वो चीज है तब आप कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि सर यू कैन नॉट, वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग यू, वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग यू, हम लोग आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू दीज कैटेगरी, इनमें से कोई एक भी कैटेगरी में आप आ रहे हो इस वजह से नहीं कर रहे हैं। वी बिलोंग, क्योंकि भाई आपको क्या होना चाहिए, बिकॉज द ग्राउंड इज लैंग्वेज, लैंग्वेज पे आजकल बवाल भी बहुत चल रहा है। इन्होंने बोला कि वी विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटिंग यू ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड्स जो हमारे 16 क्लास 2 में दिए हैं, लेकिन हम लोग आपको एक ग्राउंड ऐसा है जिसपे क्या कर देंगे, डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, वो है लैंग्वेज। उन्होंने कहा, वो बात भी सही है, उन्होंने बोला कि सर आपको तमिलनाडु की भाषा जो है वो आनी चाहिए, जो वहाँ की लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। और बात भी गलत क्या है इसमें भाई, वहां पे पब्लिक में वहां काम करोगे तो पब्लिक को समझोगे कैसे, समझना भी जरूरी है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, आपको नहीं लगता है कि अगर ये वो लोग नहीं रखेंगे, ये जो पर्टिकुलर बैरियर है इसको नहीं रखेंगे, तो अपने लोगों को क्या देंगे भाई? डोंट यू थिंक कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सारी चीजें फ्लड आ जाएगा? आई मीन टू से कि आप ऐसे देखो ना कि यहाँ पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं तमिलनाडु में, अब वहां पे निकलती 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट के लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख बच्चे अगर अप्लाई कर देंगे, तो वहां पे ही क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, एक तरीके से लोगों का फ्लड आ जाएगा, समझ रहे हो, बाढ़ आ जाएगी लोगों की। और वो फिर अपने लोगों को क्या देंगे, अपने लोगों के लिए ही कुछ नहीं बचेगा। तो अपने लोगों की प्रायोरिटी भी जरूरी है, राइट? अपने लोगों के लिए जॉब बचाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, वहां का लैंग्वेज आना भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लैंग्वेज ही नहीं आएगा तो आप बातें कैसे समझोगे, बात ही नहीं समझ पाओगे तो फिर आप अच्छा काम कैसे कर पाओगे वहां पे? सोचिए ना, एग्जाम्पल आप सोच के देखिए कि साउथ इंडिया, तमिलनाडु में नॉर्थ का पूरा बेल्ट चला गया, तो देयर विल बी अ फ्लड, और उनके अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। तो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, इसमें ये चीज आई। लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोग तो हैं कलाकार भाई, एकदम कलाकार। उन्होंने बोला कि लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। 7 दिन में लैंग्वेज सीख गए। नॉर्थ इंडिया के लोग तो हैं ही है कलाकार, है ना? 7 दिन के अंदर भाषा सीख के चले गए कि लीजिए सर आती है लैंग्वेज। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बोला कि अब लैंग्वेज तो ठीक है, चलिए अब आपको लैंग्वेज आ गई, बट आपकी जो इनिशियल स्कूलिंग है, आपकी जो आपकी शुरुआत के दिनों की स्कूलिंग है, वो आपकी तमिलनाडु में होनी चाहिए, तभी हम आपको देंगे, पर्टिकुलर हम आपको ये चीज देंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यू वर बॉर्न इन दिल्ली, लेकिन आपकी जो इनिशियल स्कूलिंग थी वो तमिलनाडु में हुई, तो क्या आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो? यस सर, दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, राइट? तो दिस इज अ थिंग। उन्होंने बोला कि सर आपकी जो क्लास, मतलब इनिशियल स्कूलिंग इन द सेंस आप समझ लो 1 to 5 या कुछ भी ऐसा, क्योंकि आप स्कूलिंग को दोबारा नहीं करने जाएंगे ना लोग। दिस वाज, उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि सर ये जो चीज है, आपकी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो भी तमिल में ही होनी चाहिए, इन द सेंस तमिलनाडु के स्टेट में होनी चाहिए, तब तो आप एलिजिबल हो, राइट? नॉट ओनली यू शुड नो तमिल, योर इनिशियल स्कूलिंग शुड ऑल्सो बी इन तमिलनाडु ओनली, कि इनिशियल स्कूलिंग जो होगी वो भी तमिलनाडु से होगी, तब तो आपका काम बन जाएगा, अदरवाइज सर यू कैन नॉट अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। उन्होंने बोला ये सारी चीज, राइट?
ये चीजें हमें अब समझ में आ गई होंगी प्रॉपरली किस तरीके से हैं। तो सिंपली मीनिंग ये है कि ये जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं, दिस कैन नॉट बी अ बैरियर या ग्राउंड्स ऑन विच यू कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। आपको इन ग्राउंड्स पे नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। यू विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दिस ग्राउंड। इंस्टेड कोई भी स्टेट क्या कर सकता है, इसको क्या बना सकता है, इसको पर्टिकुलर क्या बना सकता है, इसको अपना क्वालिफिकेशन बना सकता है कि आपको लैंग्वेज आती है तो आइए, आपकी स्कूलिंग इतने साल यहाँ पे हुई है तो आइए। क्वालिफिकेशन बना दिया तो काम बन गया, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, राइट, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। अब माय क्वेश्चन इज ऑन ओनली ऑन मेरा क्वेश्चन है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। डिस्क्रिमिनेशन इसको ऐसा ही लिख दिया हूं, कैन बी डन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ये बात सही है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है? सिर्फ रेजिडेंस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है गवर्नमेंट जॉब में। सर फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स है। नहीं। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, this is a government job, it is a particular government job and all can apply but people from UP cannot। एक गवर्नमेंट जॉब है, इसको सब लोग अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जो यूपी से बिलोंग कर रहे हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इज दिस राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स? बताइए सर। डेफिनेटली अगेन फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये वायलेशन है किसका? 16 क्लॉज 2 का। भाई रेजिडेंस के बेस पे आप क्या कर रहे हो? डिस्क्रिमिनेट ही तो कर रहे हो, राइट? क्योंकि यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया पर्टिकुलर थिंग। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये एक गवर्नमेंट जॉब है, दिस इज अ गवर्नमेंट जॉब which is only and only open for people of Andhra Pradesh। Is this true or false? एक गवर्नमेंट जॉब है that is open only and only for the people of Andhra Pradesh। ये बात सही है या गलत? This statement is true or false? सिंपल सा है, बताइए सर। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब है एंड इट इज ओनली एंड ओनली ओपन टू पीपल ओनली फॉर पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। ये बात सही है या नहीं? सर डेफिनेटली इट इज राइट, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है क्या? आर्टिकल 16 क्लॉज 3। अब ये आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 3 एक्चुअल में क्या करता है पता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जो है वो हमारे पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। किस चीज से? कि दे कैन पार्लियामेंट को एम्पावर करता है किसके लिए? टू प्रोवाइड व्हाट? टू प्रोवाइड व्हाट? क्या प्रोवाइड करना है सर? प्रोवाइड बाय लॉ रेजिडेंस एज अ ग्राउंड फॉर क्वालिफिकेशन। इसको क्वालिफिकेशन बना सकते हो, रेजिडेंस को यू कैन मेक अ ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन टू गेन सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आप कर सकते हो। तो ये पर क्या करता है? ये बोलता है कि सर आप ऐसा है ना कि आप इसको ना ग्राउंड ही बना दो। अगर आपने ग्राउंड बना दिया तो क्या हो जाएगा? अरे वो ग्राउंड नहीं, क्रिकेट वाला ग्राउंड ही अगर आपने बना दिया तो क्या हो जाएगा? सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए इट इज व्हाट? एलिजिबल। यू आर एलिजिबल, राइट? यू आर एलिजिबल। आप ऐसे सोचिए ना कि ये, लेकिन जो चीजें हैं ये कौन बना सकता है? दिस कैन ओनली बी डन बाय व्हाट? हुम? पार्लियामेंट। ये स्टेट नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट ही करेगा और स्टेट नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, आंध्र प्रदेश में
क्लास 3 और क्लास 4 की जो जॉब्स हैं वो स्पेसिफिकली किसके लिए पता है? पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए, जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली है क्लास 3 और क्लास 4 की कुछ जॉब्स हैं। तो ये भी है, मतलब आपको तभी मिलेगी जब आप डोमिसाइल होगे कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के डोमिसाइल हो तभी आपको ये चीजें मिलेंगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझ गए? एक तरफ हमने क्या बोला, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, 16 क्लॉज 2 में हम लोग ने क्या बोला था कि आप इन केसेस में क्या नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। और वहीं पे हम यहाँ बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है अगर वो चाहे तो लॉ के अनुसार जो रेजिडेंस है, रेजिडेंस जो है उसको क्या कर सकता है, उसको बना सकता है एज अ ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन कि कुछ सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है जिनके लिए वहीं के लोगों की जरूरत पड़ेगी। पहाड़ी क्षेत्र ले लेते हैं भाई, पहाड़ी क्षेत्र ले लेते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र में जो आपके माउंटेनियस रीजन होते हैं वहां पे लोगों की अलग अलग आस्था है, अलग अलग बिलीफ है, अलग अलग फेथ्स हैं उनके। तो होता क्या है सर कि वहां पे अगर कुछ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट वहीं के लोगों के लिए रहेगा ना, तो इट विल बी अ मोर एफिशिएंट थिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से लोग जाएंगे तो नहीं कर सकते, बट उनको वो कल्चर सीखने में, उनको वो चीजें सीखने में थोड़ा समय लगेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उत्तराखंड में देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ टेम्पल जहाँ पे लोग चिट्ठियां लिख के बांध देते हैं। सेक्रेड प्लेस है फॉर देम, इट इज अ सेक्रेड प्लेस, लिटरली वहां की पूजा होती है। इट इज गोलू देवता का टेम्पल। द थिंग इज कि जो वहां की अथॉरिटीज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए सम पर्सन हु केम एंड ही इज अ नॉन बिलीवर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको चलना तो वैसे ही होगा ना। ही कांट बिलीव दैट यार चिट्ठी लिखने से क्या हो रहा है, इट इज अ वेस्टेज ऑफ थिंग्स, रिसोर्सेज, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे चिट्ठी ला के। ऐसे अगर किसी ने ये चीज की तो वहां की क्या होगा, वहां पे की आस्था को, वहां की जो फेथ है उसको क्या हो जाएगा, ठेस पहुंचेगी और उसकी वजह से राइट्स हो सकते हैं, राइट? तो दिस इज अ थिंग, जो चीज हम लोग ने देखा कि इन सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वी कैन सी कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है इट कैन मेक दिस थिंग्स कि आप क्वालिफिकेशन बना दीजिए रेजिडेंस को, क्योंकि इट इज मोर एफिशिएंट ऑल्सो, ये चीज भी है। और डेफिनेटली यू विल बी गिविंग जॉब्स टू योर पीपल ओनली। लाइक उत्तराखंड गवर्नमेंट जो जॉब देगी वो उत्तराखंड के लोगों के लिए ही रहेगी मैक्सिमम। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ेगी, जॉब जनरेशन का प्रेशर रहेगा तो चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इट विल बी डिपेंडिंग। हर स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि यू हैव इतना आपने कंपटीशन रहेगा एक्चुअल में कि उत्तराखंड हैज क्रिएटेड दिस मच जॉब दिस ईयर एंड यूपी हैज क्रिएटेड ओनली दिस मच। तो अब यहाँ पे यूपी के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो दिस इज अ थिंग जिसमें आप डाइवर्सिफाई करके इसको आप देख सकते हो, राइट? सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग जिसमें क्या होता है, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ जिसमें आपका जो रेजिडेंस होता है इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी अ क्वालिफिकेशन, ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसके आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन गेन सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट? अब दिस रेजिडेंस इट इज व्हाट, इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे आपका, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। ये हो क्या रहा है, ये आपकी क्वालिफिकेशन बनी है। उन्होंने ये नहीं मना किया कि मत आओ, उन्होंने बोला कि अगर ये चीज है तुम्हारे अंदर तभी आना, राइट? इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इफ समबडी कैन एंटर, देखो, इफ आई से एनीबडी कैन एंटर बट पीपल वेयरिंग ब्लैक कैन नॉट एंटर। कोई भी इस रूम में आ सकता है, इस पर्टिकुलर स्टूडियो में आ सकता है, बट पीपल हु आर वेयरिंग दिस ब्लैक ड्रेस कैन नॉट कम इनसाइड। ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। बट मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि पीपल वेयरिंग ब्लैक ओनली कैन एंटर दिस रूम, तो ये क्या हो गया, ये क्वालिफिकेशन हो गया। मैंने कहा कि कोई इस रूम में कोई भी आ सकता है, लेकिन जिन्होंने ब्लैक पहना है वो नहीं आ सकते, ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इस रूम में सिर्फ और सिर्फ वही आ सकता है जिसने ब्लैक पहना हुआ है, वो आ सकता है, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये क्वालिफिकेशन है। यू गो एंड वेयर ब्लैक, कम इनसाइड। मैंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, मैंने तो क्वालिफिकेशन रखी है, राइट? ये होप आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि अब ये जो रेजिडेंस है इट इज व्हाट, इट इज, it is what, it is a qualification and it can only be made through parliament. parliament law का प्रोसीजर यूज करके इसको बना सकता है, पार्लियामेंट ही इसको कर सकता है। स्टेट कैन नॉट डू दिस, स्टेट के हाथ में इसका कुछ नहीं है, स्टेट कैन नॉट डू दिस। तो ये आपको क्लियरली होप समझ में आ गया होगा। 16 क्लॉज 2 को प्रॉपरली, सॉरी 3 को प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया विद एन एग्जांपल आल्सो। अब होता क्या है देखिए, सो इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट थिंग।
एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक चीज बताओ, विच आर्टिकल ऑफ विच आर्टिकल इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एससी कम्युनिटी? एससी कम्युनिटी में विच आर्टिकल इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एससी कम्युनिटी टू गेट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स? एससी कम्युनिटी के पास कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है, वो कौन सा फंडामेंटल राइट है एससी कम्युनिटी के पास जो उनको क्या देता है, उनकी फंडामेंटल राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि वो गवर्नमेंट जॉब ले पाए, गवर्नमेंट जॉब ले पाए। विच आर्टिकल इन, मैं इसको लिख देता हूं सो दैट यू कैन रीड इट प्रॉपरली एंड इसको समझ के आप आंसर कर पाओ। माई क्वेश्चन इज विच आर्टिकल which article is a fundamental right of SC community to get reservation in government job? ऐसा कौन सा आर्टिकल है एससी कम्युनिटी के लिए जो उनको फंडामेंटल राइट बनाता है गवर्नमेंट जॉब लेने का? सर कोई आर्टिकल नहीं है, नो आर्टिकल इज सच दैट। अब आप बोलोगे कि सर क्या बता रहे हो अभी आप, देखिए सर, देयर इज अ केस, मैं आपको बताता हूं, देयर इज अ आर्टिकल नोन एज 16 क्लॉज 4। अब ये जो आर्टिकल है ये क्या है, इसको समझिए सर। अब इसको समझिए, ये क्या करता है, दिस इट अलाउज गवर्नमेंट टू गिव रिजर्वेशन, to backward classes if they feel like, but अब देखो, if they feel like, ये मैंने सिंपल लिखा है लेमैन लैंग्वेज में, मैंने ये आपको एक्सप्लेन नहीं किया व्हाट इज पर्टिकुलर थिंग इट एम्पावर्स एंड ऑल करके, ये मैंने एक मीनिंग बताया है, इसको नोट मत करिएगा, ये मीनिंग बताया, ये एम्पावर करता है किसको, आपको गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो इनको बैकवर्ड क्लासेस को। अभी मैं इसको डिक्टेट भी कर दूंगा क्या चीज है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन वापस से पढ़ो कि व्हाट विच इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एससी कम्युनिटी टू गेट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब? सर ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है ना, ये क्या करता है, ये अलाउ करता है, ये अलाउ तो कर देता है कि आप फंडामेंटल राइट्स, मतलब आप रिजर्वेशन जो है वो दे सकते हो, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है, ये एससी कम्युनिटी का अधिकार नहीं है, या जिसको भी रिजर्वेशन अधिकार नहीं है। दिस इज अपॉन गवर्नमेंट कि वो देना चाह रही है कि नहीं। अगर उसको लग रहा है कि वो देना चाह रही है तो हाँ वो देगी, लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो फिर वो नहीं देगी, और ये आपका अधिकार नहीं है। दिस अलाउज व्हाट, गवर्नमेंट टू गिव ए रिजर्वेशन, गवर्नमेंट देगी कि नहीं, राइट। दिस इज अ थिंग, ये चीज हम लोग ने देख लिया। अब ऐसे समझिए ना कि आप मेरे से कहते हो कि सर पढ़ाइए, दिस यू कैन से कि आप पढ़ाओ सर, ये आपका राइट है। अब आप मेरे से कहते हो कि सर ये पढ़ा है, इसको रिपीट करो, मैंने एक बार रिपीट किया, आपने कहा रिपीट करिए फिर से सर, फिर रिपीट कर दिया मैंने, फिर आपको नहीं समझ में आया, मैंने कहा फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर 3 4 5 बार के बाद मुझे लगा कि आप मस्ती कर रहे हो, रिपीट 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 करते रहोगे तो मैं हर समय रिपीट नहीं करता रहूंगा। आई विल फील, इफ आई विल फील कि मुझे रिपीट करना चाहिए तो शायद मैं रिपीट कर दूंगा, बट आपके कहने से मैं 1 ही 2 बार रिपीट करूंगा और आपको समझाऊंगा, राइट। तो ये जो है वो आपका क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। अब ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, राइट। तो ये सारी चीजें, अब मैंने बताया ना आर्टिकल 16 क्लॉज 4, तो अब ये जो है ये इट एम्पावर्स स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के पर्टिकुलर, उसमें ये एक स्पेशल प्रोविजन दिखाता है कि हाँ ठीक है, ये चीजें हम लोग ने समझ ली। अब आप ऐसे समझिए कि अगर ये अधिकार ही हो जाता तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती। ऐसे समझो आप इसको, मैं आपको समझाता हूं विद एन एग्जांपल। बैकवर्ड क्लासेस, अब ऐसे समझिए बैकवर्ड क्लासेस है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से कम्युनिटी आती है, एससी आती है, एसटी आती है, और एक और क्या आती है आपकी, आती है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC। इसमें क्या आता है, इसमें आता है OBC, इसमें आता है आपका X Y, बहुत सारे आते हैं, बट मैं इन्हीं को ले रहा हूँ।
ये सारी चीजें आ गई हमारे बैकवर्ड क्लासेस में। अब होता क्या है, आप ऐसे समझिए कि देयर इज अ कास्ट, मान लीजिए ये कास्ट है, ये कास्ट ए है, ये कास्ट बी है और ये कास्ट सी है, ये चीजें हुई, राइट। ये कास्ट ए है। अब कास्ट ए जो है, कोई भी एक कास्ट है, मान लीजिए ए, कास्ट ए है, इट इज व्हाट, इट इज 6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 6% ये कास्ट ए है। ये जो बी कास्ट है, इट इज 4% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, और ये जो है ये है आपकी 3% ऑफ पॉपुलेशन। मतलब हमने कहा कि भाई जो भी इसमें ए, जो इंडिया में पूरे जितने लोग हैं उसका 6% कास्ट ए के लोग हैं, इंडिया में जितने भी लोग हैं उसका 4% कास्ट बी के लोग हैं, इंडिया में जितने लोग हैं उसका 3% कास्ट सी के लोग हैं, राइट। ये चीज मैंने बोली। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट जॉब में मैंने देखा कि इंडिया में जितनी जॉब्स हैं उसमें 7% किसने ले रखी है, कास्ट ए के लोग ने। उसी में जॉब जो देखा मैंने 3% इन लोग ने ले रखी है और 3% इन लोग ने ले रखी है, सी ने। अब आप ऐसे समझिए 6% ऑफ अ पॉपुलेशन इज टेकिंग कितना जॉब, 7% ऑफ अ जॉब्स। 6% आपकी वो है और आप 7% जॉब लिए हो, तो ये जो कास्ट है ये क्या हो गई, दिस कास्ट इज व्हाट, दिस कास्ट इज ओवर रिप्रेजेंटेड। अब ऐसे समझिए ये कास्ट क्या हो गई, दिस कास्ट इज समथिंग एंड दिस कास्ट इज समथिंग। इस कास्ट में 3% पॉपुलेशन है और 3% लोगों के पास जॉब है इस कास्ट से, मतलब इन द सेंस ये जो जॉब्स हैं वो 3% इन लोग ने कंटेन कर। ये क्या है, ये आपकी प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड है, ये प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड। बट ये क्या है सर, ये तो अंडर रिप्रेजेंटेड है ना, दिस इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसको क्या हुआ, इसका ये क्या है, ये रिजर्वेशन इसका अंडर रिप्रेजेंटेड, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको हमें क्या देना चाहिए, इसको हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, ताकि ये भी तो बराबरी पे आ पाए। इसके पास ज्यादा है, इसके पास बराबर है, इसके पास तो कम है ना। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, इसको रिजर्वेशन देना होगा और उसकी वजह से ये चीजें हो जाएंगी। बट हो क्या रहा है रियलिटी में सर, हो ये रहा है कि तीनों को मिल रहा है, हो ये रहा है कि तीनों को मिल रहा है, किसी एक को नहीं, तीनों को ही मिल रहा है। और यही तो प्रॉब्लम है। सी, रिजर्वेशन एज अ टर्म, रिजर्वेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम। रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम इज इन द वे इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। अब ऐसे सोचिए, मेरे दादा ही वॉज एन IAS ऑफिसर, मेरे फादर ही वॉज एन IAS ऑफिसर, आई एम एन IAS ऑफिसर। भाई तो मैं कहीं ना कहीं सोशली अपलिफ्ट हो चुका हूं ना, जिस स्टैचर पे, जिस स्टेटस पे, जिस पोजीशन पे मुझे आना था वहां तक तो लेके आ चुके हो ना, उस बराबरी पे लेके आ गए हो। अब मेरा रिजर्वेशन खत्म कर दो, बिकॉज अब अगर मैं आगे रिजर्वेशन यूज कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं उसका क्या कर रहा हूं, उसका वेस्टेज लेके आ रहा हूं, बर्बादी तो कर रहा हूं सीट दूसरे की, क्योंकि मैं तो उस पोजीशन तक पहुंच ही चुका हूं जहां तक मुझे चाहिए था रिजर्वेशन। तो अब मेरा रिजर्वेशन जो है वो हटा देना चाहिए, बिकॉज आई हैव अचीव्ड दैट सोशल स्टेटस या सोशल बैकवर्डनेस जो थी मेरी, वो हम लोग ने खत्म कर दी है। 3 पीढ़ियों से IAS ऑफिसर जन्म ले रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो अब वो रिजर्वेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम टोटली अपलिफ्टेड नाउ, आई हैव बीन अपलिफ्टेड, मैं ऊपर उठ चुका हूँ, अपलिफ्ट हो चुका हूँ। तो अब मेरा रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। बट मेरा बच्चा होगा तो उसको भी रिजर्वेशन दिलाऊंगा मैं। आई एम नॉट टेलिंग दिस, मैं तो जनरल हूँ भाई, बट द थिंग इज दिस ओनली, ये चीजें आ रही हैं, राइट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, ये द वे इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, और ये हटेगा भी नहीं ऐसे। द थिंग इज इसके लिए चाहिए, बिकॉज इट इज व्हाट, कास्ट इज व्हाट, कास्ट इज अ पॉलिटिकल एजेंडा भाई। कास्ट सेंसस हो तो रहा है, देखो आप, इट इज अ पॉलिटिकल एजेंडा। उसके नाम पे वोट्स मिल रहे हैं उनको, और वोट्स किनको, यू ऑल नो। और जब इस कास्ट, धर्म, इन सब के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, रिजर्वेशन के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं ना, तो इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग कि ये चीज इतने आसानी से नहीं हटेगा, क्योंकि किसी का रिजर्वेशन हटाओगे वो तो भाई हल्ला मचाएगा ही ना। अगर उसको मिल रहा, कि जनरली लोग नहीं सुनेंगे इसके बारे में, मिल रहा है तो भी, नहीं मिल रहा है तो भी। यू कैन सी, अब ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वाले
जिनको अभी मिल रहा है उनका हटा के आप देखो, उनको दिक्कत होगी, जबकि पहले नहीं मिल रहा था। सेम वे SC ST जो अपलिफ्टेड है, मैं लिटरली अपलिफ्टमेंट वालों की बात कर रहा हूँ, उनका हटा के देखो, वो हल्ला मचाएंगे। तो कोई भी अपना वोट बैंक क्यों खराब करेगा? और इससे क्या खराब होगा? वोट बैंक खराब होगा। वोट बैंक खराब होने से इलेक्शन में हारने की संभावना बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से ये रिस्क कोई लेता नहीं है। बट द वे इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, वो प्रॉब्लम है। रिजर्वेशन पॉलिसीज में प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इट इज अ वेरी गुड थिंग, रिजर्वेशन इज अ वेरी गुड थिंग, बट वही है कि हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। वो जैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, आई हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पे हमें बहुत कुछ अलग अलग देखने के लिए मिलता है कि भाई पर्टिकुलर पर्सन गॉट अपलिफ्टेड सो अर्ली, मतलब बहुत पहले ही वो उनके जनरेशनल वेल्थ है, बट ही इज टेकिंग रिजर्वेशन टू गेट एडमिशन इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, दैट इज स्टेट यूनिवर्सिटी या आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दिस इज अ थिंग, नॉट इवन बहुत ज्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटीज जहां से आपकी जॉब जो है वो पक्का हो जाती हैं एंड ऑल, ऐसा नहीं, in just state and central university, and this is a reality. तो this is a thing. दूसरी बात सर, अब दूसरी बात होती क्या है? अच्छा, दूसरी बात से पहले, who was the finance minister who presented the budget most number of time? कौन से ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जो जिन्होंने बजट जो था, बजट वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंट किया था? Who was a finance minister who was the finance minister of India who presented the budget most number of time? बताइए सर। सर आंसर इज मोरारजी देसाई, और ये बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, राइट? द थिंग इज, जनता पार्टी के थे। जनता पार्टी में, जनता पार्टी, द थिंग इज कि इन्होंने बोला, कब बोला? इन्होंने बोला 1979 में। चलिए चलते हैं 1979 में हम लोग। 1979 में इन्होंने एक भाई साहब से बोला, और वो भाई साहब क्या थे? उन्होंने बोला, एक भाई साहब थे बीपी मंडल, बीपी मंडल, द फेमस बीपी मंडल कमीशन। मंडल कमीशन होता है ना, फेमस मंडल कमीशन, वही है, वही पढ़ा रहा हूँ। इन्होंने बोला कि बीपी मंडल साहब एक काम करिए, इन्होंने उनसे कहा कि जाइए एक बार स्टडी करके आइए कि ये जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं इनकी कंडीशन क्या है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ये जाइए पता करके आइए। तो उन्होंने फॉर्म किया एक कमीशन जिसका नाम था बीपी मंडल कमीशन। दिस वाज टू स्टडी द आपका कंडीशन ऑफ ग्रुप्स दैट आर इन बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लासेस। मंडल साहब जरा पता करो कि भाई ये जो ग्रुप हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, और सरकार इनके लिए क्या क्या कर सकती है। इसके लिए इन्होंने ये पर्टिकुलर कमीशन बनाया। अब मंडल साहब तो मंडल साहब, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक साल के अंदर ही सारी रिपोर्ट अपनी जमा कर दी। रिपोर्ट जो थी वो ले आके इन्होंने रख दी कि सर ये लीजिए आपकी ये रिपोर्ट्स हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि सर टोटल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं ना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इतनी कास्ट हैं टोटल नंबर ऑफ 3750। इन्होंने बताया कि इतनी हैं जो क्या हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है। अब देखिए, अब इसमें ना इन SC और ST इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ना तो इसमें SC है ना ST हैं, ये अदर देन SC STs हैं। तो इन्होंने पूछा कि यार ये इतनी सारी हैं, ये वक्त तब है जब सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन किसको मिल रहा था? SC और STs को मिल रहा था। ये तब का वक्त है 1971 का, सॉरी 9 का। इन्होंने बताया कि इतनी कास्ट हैं जो हमारी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं, और इसमें ना ही SC है ना ही ST हैं। तो इन्होंने बोला जब इनके में ये सब नहीं है तो इनका नाम क्या रखना चाहिए? इन्होंने बोला इनको बोल दो अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC बोल दो। उन्होंने बोला ठीक है, बोल दिया। और हैं कितने ये? लगभग 50% से ज़्यादा, ये 50% से ज़्यादा हैं। तो अब मंडल कमीशन जो था, उन्होंने एक रिकमेंडेशन भी दी। उन्होंने बोला कि सर एक काम करिए, ये 50% से ज़्यादा है तो इनके लिए मैक्स टू मैक्स
मैक्स टू मैक्स 27% का रिजर्वेशन आप दीजिए इनको। इनको क्या दीजिए, मैक्स टू मैक्स आप 20%, 27% रिजर्वेशन का दीजिए। तो अब इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी, आप ये बताइए। सबसे ज्यादा दिक्कत सर किसको होगी, सबसे ज्यादा दिक्कत होगी जनरल वालों को, कि अभी तक तो सिर्फ SC ST को मिल रहा था, अब इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई आपके पर्टिकुलरली जनरल वालों को, और कुछ दिन में ही क्या हो गया, सरकार गिर गई। कुछ दिन में सरकार चली गई, मतलब गिर गई। अब सरकार गिरने के बाद आता है कौन सा टाइम, 1990 का। इसमें कौन आता है, इसमें आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको लागू कर दिया, और क्या बोला कि ये जो ओबीसीज हैं इनको 27% जो है वो हम दे देंगे, रिजर्वेशन दे देंगे। अब जनरल को प्रॉब्लम हुई, और क्यों हुई आपको जानते ही हो कि भाई अभी तक अपना SC ST को ही मिल रहा था, और अब साथ में आपने सब धीरे धीरे सबको बढ़ाते जा रहे हो। हम ही लोग बैठे हुए हैं क्या सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रिजर्वेशन ना लेने के लिए। ये केस कहाँ गया, ये केस गया हमारे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक द फेमस इंदिरा सहानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। ये केस, ये जो था, इस केस में इन्होंने बोला, इसको फेमस मंडल केस भी कहते हैं, मंडल केस भी कहते हैं इसको। इन्होंने बोला कि भैया उनको 27% दे दो रिजर्वेशन टू ओबीसीज दे दो। ठीक है, दे दिया गया। उन्होंने बोला लेकिन एक काम करना, जैसे आइसक्रीम के ऊपर क्रीम होती है ना, जैसे आइसक्रीम के ऊपर क्रीम होती है, उसी तरीके से इन्होंने देखा कि ओबीसीज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है, ओबीसीज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लिटरली अबव लाइन है, उनको अपलिफ्ट करने की नीड नहीं है। तो उनको नाम दिया इन लोग ने क्रीमी लेयर, और इन्होंने बोला कि इनको हटाओ, ये जो क्रीमी लेयर है इनको हटाओ। मतलब झगड़ा जो था, अब ये किसके बीच चल रहा था, ये झगड़ा किसके बीच चल रहा था, ये चल रहा था जनरल और ओबीसी के बीच में। लेकिन जज ने देखा ये दोनों स्टेटमेंट देने के लिए बाद, उन्होंने बोला 27% रिजर्वेशन की बात है, ठीक है दे दो, लेकिन एक काम करना, 27% रिजर्वेशन जो दे रहे हो उसमें जो क्रीमी लेयर के ऊपर के जो टॉप के लोग हैं उनको हटा दो। अच्छा, सामने से अब ऊपर ऊपर रहता है ना टॉप के लोग, उनको हटा दो। लेकिन ये जो झगड़ा था ये जनरल और ओबीसी के बीच में था। अब होता क्या है कि जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी रास्ते पे जाओ और दो लोग लड़ रहे हो तो रुक जाते हो ना थोड़ी देर के लिए कि देखें हुआ क्या है, और फिर देखते हो कि यार कोई फालतू की बात है तो उस पर क्या करते हो कि हाँ भाई मार उसको, मार, यार मेरे पास पत्थर नहीं तो उसको पत्थर ले जाके दे देते हो कि अब मार, अब तो वेपन भी है ना, ऐसा करते हैं ना जनरली। लेकिन इस केस में होता क्या है, इस केस में होता ही है कि कभी कभी जब पुलिस आ जाती है तो वो आपको भी पकड़ ले जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि यार जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उनको भी पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है, राइट, उनकी कोई गलती नहीं है। कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ। होता क्या है कि ये दोनों लड़ाई थी जनरल और ओबीसी के बीच में, एक बैठ के उधर देख रहा था और वो था SC ST। ये दोनों मस्त हंस रहे थे कि हंस रहे हैं बढ़िया आराम से। जज ने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों हंस रहे हो इतना, क्या कुछ नहीं सर बस ऐसे ही भाई भाई बैठे थे हंस रहे। मतलब हुआ क्या बताओ तो, कि सर कुछ नहीं बस ऐसे बैठे हुए थे हंस रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब क्या हो गया, कि सर आप देखो ये लोग जो हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग एंट्री के लिए लड़ रहे हैं, और एक हम है, हमको तो जॉब में भी मिलता है, मतलब एंट्री में तो मिला ही मिला, साथ में जॉब में प्रमोशन में भी मिल रहा है रिजर्वेशन का। अच्छा ऐसा है क्या कुछ, तो बोला हाँ। तो इधर आओ, इधर आओ तुम। उसने बोला कि सर बस इतनी ही तो बात है, क्या नहीं नहीं इधर आओ। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो SC का जॉब में आपका प्रमोशन का था उसको जो रिजर्वेशन था वो खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसमें यही हुआ ना कि आटे के साथ घुन भी पिसता है ये वही वाला हुआ, बैठ के हंस रहे थे और इनका भी रिजर्वेशन खत्म कर दिया, नुकसान जो था उनको हटा दिया, मतलब नुकसान कर दिया। अब होता क्या है, जब ये नुकसान हो गया तो SC जो थे वो सब क्या हो गए, वो सब शोर मचाने लगे, जो SC थे वो सब शोर मचाने लगे कि नहीं नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब वोट बैंक की बात देखो यहाँ पे, फिर गवर्नमेंट ने पूछा क्या हुआ, क्या सर हमारे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है, ये क्या यही हुआ है ना,
एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर देंगे। कि ऐसे कैसे चेंज कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये चीज वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात कौन टाल सकता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। कि कोई बात नहीं, उससे बड़ा है, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान में एक चेंज ले आएंगे। वो बोल रहे हैं संडे, हम यहाँ लिख देंगे मंडे, तो उनको भी कहना पड़ेगा हाँ मंडे है। और इसी के बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने लेके आए 16 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस किया, किससे, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत ये इंट्रोड्यूस किया गया। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसके थ्रू, 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 के थ्रू ये इन्होंने लगा। और इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें इन्होंने बोला इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में ये स्पेशल प्रोविजन जो है बना सकते हैं, रिजर्विंग द पोस्ट ऑफ नेचर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और बैकवर्ड क्लासेस जो होंगे, बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट द स्टेट, देखो, if the backward classes is not adequately represented in services under state and said class of citizen is also socially and economically backward। ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है जो बुक में इनकी डेफिनेशन लिखी है। अब आपको होप समझ में आ गया होगा, मीनिंग समझ में आ गया, राइट। अब वो एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, दैट इज इनफ फॉर यू। ये चीजें हम लोग की समझ में आ गई कि भाई यही हुआ। अब ये जो लाए थे ना 16 क्लॉज 4, ये क्यों लेके आए थे, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको क्वैश करने के लिए लाए थे, उसको हटाने के लिए लाए थे। सिर्फ और सिर्फ इस जजमेंट को हटाने के लिए ही ये काम किया गया, और कुछ नहीं था, यही रीजन था। तो ये चीज है, अगर सुप्रीम कोर्ट, अब भाई देखो डेफिनेटली अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए होते उस टाइम, तो ये जो दोबारा जो इन्होंने ये लाए थे ना 16 क्लॉज 4, इसको भी हटा दिया जाता, इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट हरा देता। लेकिन आप गए नहीं, आप गए कहाँ पे, आप गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में आप जाते हो पंजाब, दिल्ली, तो दिल्ली और पंजाब के हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ तुम लोग की बात सही है, जनता की बात सही है, जो आप बोल रहे हो ये जो अपने 16 प्लस 4 लाया है ऐसा ये गलत है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये चीज हटा दिया। लेकिन हटाया भी तो सर वो स्टेट लेवल पे हटेगा ना, क्योंकि दिल्ली पंजाब ये सब स्टेट लेवल के हैं, राइट। तो वो स्टेट लेवल पे हटा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए होते तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस टाइम ये चीज क्वैश कर दिया होता। अब सुप्रीम कोर्ट में इसका चल रहा है केस, अभी भी चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जब तक चल रहा है तब तक तो मिलेगा ही मिलेगा फॉर नाउ। एग्जाम्पल देखिए ना, कि आप ऐसे समझिए कि मैं पायलट हूँ और मेरे बगल में मेरा को पायलट है। आई एम हैविंग एक्सपीरियंस, एकदम 20 साल का एक्सपीरियंस, मुझे बहुत सारे आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। लेकिन जो मेरा वाला है, और मैं उसको डांटता रहता हूँ को पायलट, क्योंकि भाई कब सीखेगा प्लेन चलाना, कब सीखेगा। कह रहा सर मुझे आता तो है, बस मैं लैंडिंग नहीं करा पाता हूँ। मैंने कहा पागल है तू, मैं उसको डांट भी रहा हूँ, बहुत ज्यादा डांट भी रहा हूँ, राइट। मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसको मैं यूज करता हूँ फ्लाइट चलाने के लिए। लेकिन कल को अगर इसको जॉब में क्या मिलता है, रिजर्वेशन, इसको जॉब में रिजर्वेशन मिलता है, कल को ये रिजर्वेशन ले लेके इतना ऊपर पहुंच जाता है कि ये मेरे से भी ऊपर पहुंच जा रहा है। आई मीन नाउ ही इज पायलट एंड आई एम को पायलट, ऐसे समझिए ना, मेरे से ऊपर मेरा सीनियर बन गया। अब मैं कल इसको डांट रहा था और आज ये मुझे डांट रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आएगा। ईगो प्रॉब्लम भी आएगा, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस। भाई मैं इसको डांट रहा था, ये मेरा जूनियर था और आज ये मेरे से ऊपर की पोजीशन पे, देयर विल बी ईगो क्लैश। देन उसके बाद क्या उसको उतना एक्सपीरियंस है, आज भी उसको लैंडिंग कराना नहीं आता, तो आई एम ही इज मेकिंग थ्रेट टू अ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेंजर जो पीछे बैठे हुए हैं, राइट। ये चीज एक्सपीरियंस किसके पास है, मेरे पास है। तो कहीं ना कहीं किसमें एफिशिएंसी जो है वो भी कम हो गई। ईगो प्रॉब्लम, एफिशिएंसी कम होना, ये दोनों चीजें आ गई। तो यही तो प्रॉब्लम है सर आज की डेट में। अगर जॉब में रिजर्वेशन दे रहे हो, कल को वो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो जॉब कर पाए। सर्टेन जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें एक्सपीरियंस, क्योंकि उड़ा उड़ा के फ्लाइट ही मुझे आया लैंडिंग कराना ना सही से। फ्लाइट उड़ाते उड़ाते ही तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, बार बार मैंने ये काम किया। तो अब वो बंदा अगर रिजर्वेशन लेके मेरे से ऊपर पहुंच गया, अब उसको लैंडिंग करानी है, तो वो कैसे करवा पाएगा जब ही इज नॉट हैविंग एक्सपीरियंस ओनली। तो एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इट इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर थिंग जिसपे हम लोग ने बात की। तो इसीलिए हमारा ये जो सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में, प्रमोशन में जो आपका वो मिलता है, दैट इज रॉन्ग। आई इन माई ओपिनियन इट इज वेरी मच रॉन्ग, क्योंकि ये चीजें जो है वो उसमें एक्सपीरियंस, कुछ चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की कमी होती है, राइट। सो दिस इज अ थिंग। चलो अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में। ये क्या करता है, इट एम्पावर्स स्टेट टू प्रिस्क्राइब रिलीजन, समझ लेना इसको।
It empowers state to prescribe religion, ground या क्वालिफिकेशन, जैसे ग्राउंड या क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट इन सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप भाई, स्टेट को भी एम्पावर करता है, स्टेट मतलब वही गवर्नमेंट एंटिटी को एम्पावर करता है कि रिलीजन को एक ग्राउंड बना के, क्वालिफिकेशन बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एक कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था ना, पंडित कैन बी एनीवन, बट रिलीजन को बना के किया गया है, ही शुड बी हिंदू, कास्ट नहीं, हिंदू। ब्राह्मण नहीं बनेंगे पंडित, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण पंडित नहीं बनेंगे। पंडित कैन ऑल्सो बी हु पंडित कैन ऑल्सो बी अ ठाकुर, या राइट, पंडित कैन ऑल्सो बी सम अदर कास्ट, समझ गए? तो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग। ऐसा नहीं होगा कि जो ब्राह्मण है ही विल ओनली बी अ पंडित। इन्होंने यही चीज बताई है कि यहाँ पे स्टेट ऐसा कर सकता है कि रिलीजन को बना सकता है, लेकिन नॉन, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम किसी मंदिर का पंडित बन गया, प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा एज अ इन अ डाइवर्सिफाइड कंट्री लाइक इंडिया। तो ये चीज है, तो दिस इज अ थिंग, रिलीजन को रखा जा सकता है। 16 क्लॉज 6 ये इंट्रोड्यूस हुआ था, किससे? 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। और इसमें क्या हुआ था, इसमें आपके 10% सीट जो थी EWS के लिए थी। कहाँ पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 10% सीट इज रिजर्व फॉर EWS कैटेगरी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, कैन अ स्पेसिफिक पब्लिक जॉब बी रिजर्व्ड फॉर पर्टिकुलर रिलीजन ग्रुप ओनली? यस सर, इसका आंसर इज यस। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे मंदिर में जो पुजारी होगा वो हिंदू होना चाहिए, नो मैटर ही इज अ ठाकुर, ही इज अ ब्राह्मण, ही इज अ अदर कास्ट समथिंग, यादव वादव, कोई मतलब नहीं है उससे, राइट? तो दिस इज अ थिंग जिसमें हम लोग ने डिस्कशन किया अबाउट आर आर्टिकल 16। इसके साथ आर्टिकल 16 जो था, इंदिरा साहनी केस जो था, वो मैंने आपको, मंडल कमीशन जो था उसका रिकमेंडेशन जो था, मैंने बहुत कुछ आज इस पर्टिकुलर इसमें कवर कर लिया है। सो ये चीजें अब आपको होप समझ में आ गई होंगी प्रॉपरली। अगर समझ में आ गई हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अच्छी तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं, आई विल बी meeting you in next lecture, and next lecture में we'll be discussing about article 17, 18, we'll be completing everything day by day। अब देखिए कुछ टाइम तो लगेगा ही, बिकॉज 3 डेज की क्लासेस हो रही हैं, एंड डेफिनेटली आई ऑल्सो हैव सम वर्क, इस वजह से बीच में क्लासेस जो होती हैं वो थोड़ी सी मिस हो जाती हैं, राइट? सो डोंट वरी फॉर दैट, विल बी मीटिंग यू इन प्रॉपर वे। हम लोग आपको सारा जो प्रॉपर मटेरियल होगा वो प्रोवाइड करते रहेंगे, बस यू हैव टू मेक नोट्स। मैं PDF से नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट यूज टू टीच विद PDF जब तक वो मैराथन सेशंस टाइप ना हो। रीजन बीइंग क्योंकि उसमें आपको बहुत जल्दी पढ़ाना होता है, जिसमें नीडेड है आई एम टीचिंग यू लाइक दिस। डेफिनेटली माई राइटिंग इज थोड़ा सा गंदा, बट बेयर इट, बिकॉज आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। मेन इज कि आपको समझ में प्रॉपरली आए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बाकी चीज़ें, राइट? सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव, आई विल बी मीटिंग यू टुमारो विद अ न्यू लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।